किस्सा शुरू होते ही हमें एक लड़का नजर आता है जो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से छत तक पहुंचता है और वहां लेट जाता है। वो नीचे देखता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बेहद मुश्किल में हैं। वे हर रोज जान लगाकर मेहनत करते हैं मगर उन्हें ठीक मजदूरी नहीं दी जाती। इसी वजह से आज सारे मजदूर मिलकर जमा होते हैं और विरोध की शुरुआत कर देते हैं। उनका मकसद साफ होता है, वे मालिक से आमने सामने बात चाहते हैं और अपने अधिकार की आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वे फैक्ट्री के भीतर आगे कदम बढ़ाते हैं, अचानक सुरक्षा गार्ड उनके सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। गार्ड ढालों और डंडों के साथ पूरी तैयारी में खड़े होते हैं और मजदूरों को आगे जाने नहीं देते। मगर एक मजदूर अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और पत्थर उठाकर गार्ड्स की ओर मार देता है। इसी से मजदूर और गार्ड आपस में टकरा जाते हैं और उनके बीच एक बेहद खतरनाक झड़प छिड़ जाती है। तभी मालिक मेगाफोन हाथ में लेकर सामने आता है और सबको थामने की कोशिश करता है। वह दो मजदूरों को अपने पास बुलाता है ताकि उनसे बातचीत कर सके, मगर वह संगाजी को नहीं बुलाता जो इस विरोध के असली नेता होते हैं। इसके बाद मालिक सारे मजदूरों को वापस घर लौटने का हुक्म देता है। मजदूर धीरे धीरे वहां से पीछे हट जाते हैं। रात में संगाजी अपने घर आते हैं। संचिका अपने पिता से पूछता है कि वे बार बार ऐसे जानलेवा झगड़ों में क्यों जाते हैं। तब संगाजी उसे सुकून से समझाते हैं कि नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा रहना जरूरी होता है। सोने से पहले संचिका की माँ उसे खिड़कियां बंद करने को कहती है क्योंकि बाहर बरसात शुरू हो चुकी होती है। संचिका को बिजली की गड़गड़ाहट और चमक से बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर सारी खिड़कियां बंद कर देता है। 3 दिन निकल जाते हैं मगर मालिक से मिलने गए वे 2 मजदूर लौट कर नहीं आते। न उनका कोई सुराग मिलता है, न किसी तरह की खबर आती है। ये बात संगाजी को अंदर तक बेचैन कर देती है। वे दोबारा सभी मजदूरों को जमा करते हैं और सच जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस दफा भी गार्ड्स रास्ते मेंदीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों तरफ एक भीषण भिड़ंत शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। संगाजी का अपना ही एक साथी उन्हें दगा दे देता है और पीछे से चाकू मारकर हमला कर देता है। इस वार से संगाजी की जान चली जाती है। इस तरह यह आंदोलन अपना नेता गंवा बैठता है। पास छिपा हुआ संचिका यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। वह खौफ में अपने पिता की तरफ दौड़ता है मगर तब तक सब खत्म हो चुका होता है। संचिका अपने पिता के पास बैठकर फूट फूट कर रोता है। गुस्से और दुख से भरा संचिका एक गार्ड की ढाल छीन लेता है और पलट कर लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो अब भी एक छोटा बच्चा होता है मगर उसके सीने में आग भरी होती है। तभी अचानक कुछ अजीब घटता है। उसके हाथों से तेज बिजली निकलती है जिससे पास खड़े लोग नीचे गिर जाते हैं। संचिका खुद भी उस झटके से पीछे जा गिरता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। इस हादसे के बाद 1 साल गुजर जाता है। अब संचिका और उसकी माँ किसी तरह जिंदगी काट रहे होते हैं। हालात बहुत सख्त हो चुके होते हैं और पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। एक दिन उसकी माँ को दूसरे शहर में नौकरी का मौका मिलता है। वह संचिका से कहती है कि वो बस 1 दिन के लिए जा रही है और जल्द लौट आएगी। लेकिन 1 दिन गुजरता है, फिर कई दिन बीत जाते हैं मगर वो वापस नहीं आती। अब संचिका बिल्कुल अकेला रह जाता है और उसे खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ती है। भूख उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है और जब भी बारिश होती है उसका पुराना डर फिर जाग उठता है। बिजली और गरज से भरी रातें उसके लिए बेहद खौफनाक और लंबी हो जाती हैं। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद संचिका सोचने लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। अब उसके पास कोई आस बाकी नहीं रहती। आखिर में वह अपना मकान छोड़ देता है और सड़कों पर जीना शुरू कर देता है जहाँ उसे खुद अपना गुजारा चलाना पड़ता है। एक सुबह उसकी जिंदगी में एक नई आफत आ जाती है। कुछ बदमाश लड़के उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वे उसे एक तंग गली में घेर लेते हैं। संचिका बचने और मुकाबला करने की कोशिश करता है। सभी लड़के मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। जब सब खत्म होता नजर आता है तभी अचानक मदद पहुंच जाती है। वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम अवांग होता है। वह सीधे बीच में आकर उन गुंडों से टकरा जाता है। तेज और सही मार्शल आर्ट दामल गाते हुए वो कुछ ही पलों में 5 लड़कों को धूल चटा देता है। संचिका कोप चाकर अवांग उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है जो पुराने रेलवे स्टेशन के अंदर बना होता है। वो उसे खाना देता है और आराम करने की जगह भी दे देता है। अवांग को उस लड़के में कुछ खास दिखाई देता है, इसलिए उसे छोड़ने के बजाय वो एक फैसला लेता है। वह संचिका को लड़ाई सिखाएगा ताकि वो इस बेरहम दुनिया में अपनी रक्षा कर सके। ट्रेनिंग शुरू होती है और संचिका तेजी से सब सीखने लगता है। उसकी चाल फुर्तीली होती है, वार भारी पड़ते हैं और उसका ध्यान भी मजबूत होता है। यह साफ नजर आने लगता है कि उसे लड़ना सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर एक दिन जब वे आराम कर रहे होते हैं तभी बारिश होने लगती है। जैसे ही संचिका बारिश की आवाज सुनता है वह घबरा जाता है और तुरंत छिपने के लिए ट्रेन के डिब्बे में भाग जाता है। अवांग उसके पीछे पहुंचता है और उससे पूछता है कि वह बारिश से इतना खौफ क्यों खाता है। संचिका धीमी आवाज में बताता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली उसी की तरफ खिंची चली आती हो, मानो उसे तलाश रही हो। बाद में अवांग उसे एक दूसरा रास्ता बताता है। वह संचिका से कहता है कि वह उसके साथ दक्षिण पूर्व की तरफ जाने वाली ट्रेन में चले जहां दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। संचिका इस बात पर राजी हो जाता है। उस रात दोनों तेज रफ्तार ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। अवांग छलांग लगाकर ट्रेन के डिब्बे को थाम लेता है। वो हाथ आगे बढ़ाकर संचिका को ऊपर खींचना चाहता है। संचिका पूरी जान लगाकर भागता है मगर समय पर वहां नहीं पहुंच पाता। ट्रेन आगे निकल जाती है और वो पीछे छूट जाता है। वह देखता है कि अवांग धीरे धीरे अंधेरे में खोता चला जाता है। जाने से पहले अवांग
वांग जोर से आवाज लगाकर कहता है कि जो कुछ सीखा है उसे जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करना और किसी पर यकीन मत करना। संचिका यह बात अपने दिल में उतार लेता है। अगले दिन वह बंदरगाह पर काम तलाशने जाता है ताकि कुछ पैसे कमा सके और पेट भर सके। वह कतार में खड़ा होता है, तभी गली का एक लड़का उसे धक्का देकर उसकी जगह हथिया लेता है। इस बार संचिका खामोश नहीं रहता, वह तुरंत एक तेज किक मारकर जवाब देता है, मगर इससे मुसीबत और बढ़ जाती है। वह लड़का अपने साथियों को बुला लेता है और सब मिलकर संचिका के पीछे लग जाते हैं। संचिका अपनी जान बचाने को भागता है। जब उसे लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, तभी एक कार उसके पास आकर थम जाती है। अंदर बैठे नेक दिल पति पत्नी उसे कार में बैठने को कहते हैं। वे उसे वहां से दूर ले जाते हैं और मदद का भरोसा दिलाते हैं। कुछ पलों के लिए संचिका को महसूस होता है कि शायद उसकी जिंदगी सुधर सकती है, मगर तभी उसे वांग की आखिरी नसीहत याद आती है, किसी पर भरोसा नहीं करना। अचानक वो कार का दरवाजा खोलता है और फिर सड़कों की तरफ भाग जाता है। एक बार फिर वो अकेले जीने का फैसला करता है। वक्त गुजरता है और कई बरस बीत जाते हैं। अब संचिका जवान हो चुका होता है। वो एक अखबार कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा से जुड़ा काम करता है। जिस शहर में वह रहता है वहाँ चारों तरफ जुर्म, टूटी इमारतें और मार काट फैली होती हैं, मगर संचिका इन सब बातों से दूरी बनाए रखता है। वो किसी मामले में दखल नहीं देता, किसी को जवाब नहीं देता और अकेला रहकर खुद को बचाए रखता है। इसी बीच कुछ लोग शहर की हालत बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिर्गा उतामा नाम का एक नया नेता चुना जाता है। उसका मकसद होता है जुर्म मिटाना और गलियों को सुरक्षित बनाना। एक रात वह विधायकों के लिए रखे गए डिनर में शामिल होता है। वहीं उसकी मुलाकात पेंकोर से होती है, जो पर्दे के पीछे रहकर शहर के अधिकतर अपराधों को चलाता है। लोगों के मुताबिक पेंकोर का बचपन भी काफी दर्द से भरा रहा था। उसके पिता को मार डाला गया था और उसका घर आग में झोंक दिया गया था। वह बच निकला, मगर उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। बाद में उसके चाचा ने उसे अनाथालय भेज दिया ताकि वह परिवार की दौलत पर दावा न कर सके। अनाथालय का जीवन बेहद खराब था। वहाँ बच्चों को पीटा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, मगर पेंकोर बेहद चालाक निकला। उसने धीरे धीरे बाकी बच्चों को अपने पक्ष में कर लिया। एक दिन उन्होंने मिलकर अनाथालय चलाने वालों को मौत के घाट उतार दिया। यहीं से पेंकोर का जुर्म की दुनिया में कदम पड़ा। धीरे धीरे उसने पूरे देश में बिखरे अनाथ बच्चों को साथ मिलाकर एक बड़ा गिरोह खड़ा कर लिया। अब वह बेहद ताकतवर और खौफनाक बन चुका होता है। डिनर में वह नए नेता से मिलने आता है, मगर दिर्गा उसकी आंखों में देखकर उसे ठुकरा देता है। वह साफ बोल देता है कि वह जानता है पेंकोर असल में कौन है, लेकिन यह इनकार उस पर भारी पड़ता है। उसी रात जब दिर्गा अपने परिवार के साथ घर लौट रहा होता है, उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जाने के बजाय वह रुक कर देखने का फैसला करता है। तभी अचानक एक अजीब आदमी सामने आता है और आग जैसी शक्ति से उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद दिर्गा एक सुनसान इमारत में होश संभालता है। वह कुर्सी से बंधा होता है। उसके सामने उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सियों में जकड़े होते हैं। तभी पेंकोर उसके सामने आकर खड़ा होता है। वह कहता है कि उसके खिलाफ जाने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। दिर्गा अपने परिवार को छोड़ने की भीख मांगता है, मगर पेंकोर उसकी बात नहीं मानता। वह रस्सियों को आग लगा देता है। रस्सियां जलकर टूट जाती हैं और उसका परिवार नीचे गिरने लगता है। उन्हें बचाने के लिए दिर्गा भी छलांग लगा देता है, मगर वह भी उनके साथ मौत के मुंह में चला जाता है। दूर कहीं संचिका अपने कमरे में सो रहा होता है। वह पड़ोस से आती आवाज सुनकर जाग जाता है। कोई पास वाले घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। फिर भी वह खुद को उससे दूर रखता है और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिन खत्म होने पर वह अपने दोस्त से बात करता है जो यह शहर छोड़ना चाहता है। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ उनके ऑफिस कैगेट तक आता है और मदद मांगता है। वह बताता है कि कुछ बदमाश उसे मार डालेंगे। संचिका और उसका दोस्त पहले इनकार कर देते हैं, मगर तभी उनका साथी अगुंग दरवाजा खोलता है और उस आदमी को पुलिस तक पहुंचाने का फैसला करता है। निकलने से पहले अगुंग संचिका की तरफ देखकर कहता है कि अगर उसके जैसे लोग दूसरों के काम नहीं आएंगे तो यह शहर कभी ठीक नहीं होगा। ये बात संचिका के दिल पर असर कर जाती है। अगली सुबह संचिका को फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वही बदमाश फिर उसी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस बार वे अंदर चले जाते हैं। भीतर उन्हें वुलान नाम की लड़की और उसका छोटा भाई टेडी मिलते हैं। गुंडे दोनों को धमकाने लगते हैं और जान से मार देने की बात करते हैं। इस बार संचिका खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह आगे बढ़ता है और सीधा उन पर टूट पड़ता है। वह मुक्कों और लातों से उन्हें पीटना शुरू कर देता है। अपराधी चाकू निकालते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं, मगर संचिका अपनी मार्शल आर्ट के दम पर उनके वार रोक लेता है। वह एक हमलावर को नीचे गिराता है और फिर दूसरे से भिड़ जाता है। इसी बीच जो पहला आदमी गिरा था वह उठकर पीछे से संचिका पर वार करने की कोशिश करता है। वुलान अचानक उस आदमी को पकड़ती है और जोर से मेज पर पटक देती है। संचिका इस मौके कोप करता है और दोनों गुंडों को हराकर उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। वुलान और टेडी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर संचिका बिना रुके चुपचाप वहां से निकल जाता है ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। उसी रात संचिका अपने सुरक्षा गार्ड वाले काम पर लौटता है। वह टॉर्च लेकर पूरे इलाके की जांच कर रहा होता है। तभी वही दो गुंडे फिर लौट आते हैं। इस बार वे अकेले नहीं आए होते।
वे अपने साथ और लोग भी लेकर आते हैं। संचिका बिना डरे उनका सामना करता है और कई लोगों को गिरा देता है, मगर गुंडों की तादाद लगातार बढ़ती जाती है। अकेला पड़कर संचिका को पीछे हटना पड़ता है। वह उन्हें अपने पीछे लगाकर अखबार वाली इमारत के भीतर ले जाता है और तंग जगह का फायदा उठाना चाहता है। फिर भी गुंडे रुकने का नाम नहीं लेते। संचिका पूरी शक्ति से उनका सामना करता है, मुक्कों और किक्स से एक एक को रोकने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार वह थक कर नीचे गिर जाता है। गुंडे उसे लकड़ी के डंडों से बहुत बुरी तरह मारते हैं। जब वह पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है तो वे उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना नामुमकिन होता है, मगर तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और आसमान में बिजली चमकती है। अचानक संचिका होश में आता है और उसके शरीर में बिजली उतरने लगती है। यह ऊर्जा इतनी तेज होती है कि वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अगली सुबह संचिका अपने एक कमरे में लौटता है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खोलते ही वुलान सामने खड़ी मिलती है। वह जल्दी में उससे कहती है कि थोड़ी देर के लिए टेडी का ख्याल रख ले। उसी दौरान शहर में नेता दिर्गा उतामा की मौत पर चर्चा चल रही होती है। कई लोग पेंकोर पर शक करते हैं कि इसके पीछे उसी का हाथ है। पेंकोर खुद सामने आकर कहता है कि वह बेगुनाह है और सबको सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसके जाते ही उसका साथी गजुल कहता है कि नेता लोग खतरा बन सकते हैं, मगर पेंकोर कहता है कि उसकी चाल पहले ही शुरू हो चुकी है। एक चावल के गोदाम में उसके लोग सेक्स नाम के शख्स को एक अजीब दवा का इंजेक्शन लगाते हैं। वापस घर पर संचिका टेडी से कहता है कि वह उसे उसकी बहन के पास छोड़ देगा क्योंकि उसे काम पर जाना है। रास्ते में वो बाजार में वुलान से मिलता है। वो वहाँ के दुकानदारों को जमा कर रही होती है ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा सकें। संचिका उससे टेडी को साथ ले जाने के लिए कहता है। तभी वही गुंडों का झुंड वहाँ पहुंच जाता है जिन्होंने पहले उसे छत से नीचे फेंका था। उसे जिंदा देखकर वे हैरान रह जाते हैं और उसका पीछा शुरू कर देते हैं। संचिका बचने की कोशिश करता है, मगर वह हर तरफ से घिर जाता है और उसे फिर लड़ना पड़ता है। वह अपनी ट्रेनिंग का सहारा लेते हुए एक साथ कई लोगों से भिड़ जाता है। जब एक गुंडा उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है तो संचिका अचानक अपने हाथों सैनिकली बिजली से उसे रोक देता है। वह दुश्मनों को करंट मारता है जिससे वे पीछे हटने लगते हैं। जब वो फिर इस शक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है तो इस बार कुछ नहीं होता। मजबूर होकर वो लकड़ी का डंडा उठाता है और पुराने अंदाज में लड़ाई खत्म कर देता है। वुलान और बाकी लोग ये सब देखते रह जाते हैं, मगर संचिका बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। बाद में काम पर वह अपने दोस्त से इस घटना के बारे में बात करता है। वह कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई अनोखी ताकत है। कुछ देर बाद वुलान उससे मिलने आती है और उसे फिर बाजार चलने को कहती है। लोग मानने लगते हैं कि वह हीरो बन सकता है जो शहर को बचा पाएगा, मगर संचिका इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। हालांकि लोगों को कुछ अजीब लगता है। इतनी चोटों के बाद भी वह ठीक हो चुका होता है, फिर भी वह मदद करने से पीछे हट जाता है। वुलान और बाकी लोग मायूस होकर चले जाते हैं। उस रात काम खत्म करने के बाद संचिका घर लौटता है और देखता है कि बाजार पूरी तरह तबाह हो गया है। दुकानें जली पड़ी होती हैं और कई लोग घायल हालत में पड़े होते हैं। वुलान उसे बताती है कि जब लोग मुसीबत में हों तो पीठ नहीं दिखाई जा सकती। उसे भरोसा होता है कि यह सब गुंडों ने किया है। वह संचिका से उनके नेता गांडा से लड़ने में मदद मांगती है, जो पेंकोर के आदमियों में से एक होता है। इस बार संचिका कुछ करने का इरादा बनाता है, मगर अब भी उसे समझ नहीं आता कि उसकी शक्ति कहां से आई है और वह इसे कैसे संभाले। एक और रात वुलान और टेडी उससे मिलने आते हैं। तभी अचानक तेज आंधी शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली गरजने लगती है। संचिका को अपना पुराना डर याद आता है और वह रात भी जब उसने बिजली की शक्ति महसूस की थी। वह बारिश में बाहर निकलता है और जैसे ही बिजली गिरती है वह जमीन पर ढह जाता है। तभी संचिका को असली बात समझाती है। बिजली ही उसकी असली ताकत है। वुलान इसे जांचने के लिए लोहे की छड़ से उस पर वार करती है, मगर संचिका को कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जैसे उसके शरीर पर किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। इसके बाद वह वुलान और उसके साथियों से जुड़ जाता है और उनके साथ एक शादी में जाता है, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि गांडा वहां मिलेगा। जैसे ही गांडा उन्हें देखता है वह फौरन भागने की कोशिश करता है। उसके लोग उसे बचाने के लिए सामने आते हैं, मगर तभी दुल्हन बीच में आकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। माहौल शांत होने से पहले ही अचानक कुछ अजीब शुरू हो जाता है। कई मेहमान एक साथ बीमार पड़ने लगते हैं। पता चलता है कि वे सब गर्भवती हैं। थोड़ी ही देर में पूरे शहर से ऐसी खबरें आने लगती हैं। बहुत सी गर्भवती औरतें एक साथ बीमार पड़ रही होती हैं। मीडिया जल्द ही वजह तलाश कर लेता है। पेंकोर के लोगों ने चावल में छेड़छाड़ की है। जानकार बताते हैं कि चावल में खास सीरम मिलाया गया था जो अजन्मे बच्चों पर असर डालता है। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे सही और गलत का फर्क समझ नहीं पाते। मकसद यह होता है कि आने वाली नस्ल को ऐसा बनाया जाए जिसके भीतर कोई नैतिकता न बचे, ताकि वे बड़े होकर पेंकोर के वफादार बन सकें। इस खबर से पूरा शहर कांप उठता है। हर तरफ डर और गुस्सा फैल जाता है। सड़कों पर दंगों जैसे हालात पैदा हो जाते
जाते हैं। गुंडे मौके का फायदा उठाकर दुकानों को आग लगाते हैं, घरों को तोड़ते हैं। उसी रात संचिका नकाब पहनकर बाहर निकलता है। वह दंगाइयों को रोकने के लिए आगे आता है। वह आसानी से उनका सामना करता है और एक एक कर सबको गिरा देता है। मगर लड़ाई के बीच एक गुंडा उस पर चाकू से वार करता है, जिस पर छोटा सा डिब्बा लगा होता है। वह आदमी संचिका का थोड़ा खून लेकर वहां से भाग निकलता है। लड़ाई खत्म होने के बाद संचिका अपने काम वाली जगह लौटता है। वहां वुलान उसके जख्मों पर पट्टी करती है। बाहर फिर तूफान उठने लगता है। संचिका बारिश और बिजली के सहारे अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर उसे एहसास होता है कि यह चीज खतरनाक भी बन सकती है। अगर वह ज्यादा शक्ति खींच ले तो अपने ही साथियों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए वह नया फैसला करता है। वुलान अगुंग ऑर्टेडी की मदद से वह अखबार की इमारत से चीजें जमा करता है और एक खास सुरक्षा सूट तैयार करता है। वह अपने मास्क में धातु के एंटीना भी जोड़ता है ताकि बिजली को सुरक्षित ढंग से काबू कर सके। अब पूरी तैयारी के साथ वह नकाब पहनकर फिर सड़कों पर उतरता है और अपराध के खिलाफ अपनी जंग शुरू करता है। जल्द ही उसकी बहादुरी की चर्चा फैल जाती है। कुछ समय बाद हाउस ऑफ पीस नाम के एक गुप्त दल का ध्यान उस पर जाता है। यह नेताओं और पत्रकारों का संगठन होता है। उनमें से एक सदस्य रिदवान सुझाव देता है कि वे इस सीरम की जांच करें और साथ ही यह भी पता करें कि यह नकाबपोश आदमी कौन है। एक लंबी रात के बाद संचिका सोफे पर जागता और देखता है कि वुलान उसके लिए नाश्ता बना रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती हैं। खाना खाने के बाद वुलान बाहर निकलती है, मगर अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। संचिका तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि वे लड़ने नहीं आए। वे बताते हैं कि बाजार में आग उन्होंने नहीं लगाई थी। उनका कहना होता है कि यह काम आदि सुलेमान नाम के आदमी ने किया था, जो मशहूर वायलिन बजाने वाला है। वे बताते हैं कि उसी रात उन्होंने उसे बाजार के पास देखा था। यह सुनकर संचिका उस थिएटर की ओर जाता है जहां वह वायलिन बजाने वाला प्रस्तुति दे रहा होता है। शो खत्म होते ही वह आदमी पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलता है। तभी नकाब लगाए संचिका उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह पूछता है कि उसने बाजार में आग क्यों लगाई। जवाब देने की बजाय वह वायलिन बॉक्स से एक छिपा ब्लेड निकालता है और हमला बोल देता है। संचिका अपनी शक्ति के कारण जख्मी नहीं होता और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। अपनी ट्रेनिंग और हुनर से संचिका धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। लड़ाई के दौरान उसे उस आदमी की छाती पर एक अजीब निशान दिखाई देता है। जब उसे लगता है कि अब वह हार जाएगा, वायलिन बजाने वाला भागने लगता है, मगर उसे सामने आती कार दिखाई नहीं देती। अगले ही पल कार उसे जोरदार टक्कर मारती है और वो मौके पर ही मर जाता है। अगले दिन पेंकोर को इस घटना की खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वह आदमी उसके खास दल का हिस्सा था, जिसे लीग कहा जाता है। ये उसके सबसे भरोसेमंद लोगों की टोली होती है। गुस्से में पेंकोर बदला लेने की चाल बनाता है, सिर्फ उस नकाबपोश हीरो से नहीं, बल्कि हाउस ऑफ पीस के सभी सदस्यों से। इसके लिए वह अपने बाकी 9 लोगों को बुलाता है। नर्तक, सम्मोहन करने वाला, नर्स, लोहार, चित्रकार, छात्रा रसोइया, मॉडल और मूर्तिकार। ये सभी अपने अपने अंदाज में खतरनाक होते हैं। धीरे धीरे वे गुप्त दल से जुड़े नेताओं और पत्रकारों को निशाना बनाना शुरू करते हैं और एक एक कर उन्हें मारने लगते हैं। इनमें से एक नर्तक, जिसने सिर के पीछे अजीब मुखौटा लगा रखा होता है, रिदवान पर हमला करता है। रिदवान अपनी कार में होता है। जब यह हमला होता है, उसके गार्ड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सब मारे जाते हैं। रिदवान खुद को कार के अंदर बंद कर लेता है। उसे उम्मीद होती है कि वो बच निकलेगा। नर्तक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक संचिका वहां पहुंच जाता है। पूरी तैयारी और अपने नए रूप के साथ वो नर्तक को सीधी भिड़ंत की चुनौती देता है। नर्तक उसके इस भरोसे को देखकर चौंक जाता है। लड़ाई शुरू होती है और इसी बीच नर्तक का मुखौटा टूट जाता है। अंत में संचिका उसे जोर से दूर फेंक देता है। ये समझकर कि सामने खड़ा आदमी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, वह भाग निकलता है। संचिका जमीन पर गिरा मुखौटा उठाता है और उस पर खास निशान देखता है। उसे तुरंत याद आता है, यही निशान उसने पहले वायलिन बजाने वाले की छाती पर देखा था। ये पेंकोर की लीग का चिन्ह होता है। रिदवान उस नकाबपोश हीरो का शुक्रिया अदा करता है, मगर संचिका बिना रुके वहां से चला जाता है। जो कुछ उसने देखा होता है, उससे हिम्मत पाकर रिदवान सीरम के खिलाफ दवा बनाने पर वोट करवाता है। वोट पास हो जाता है और दवा तैयार होनी शुरू होती है, फिर लोगों तक पहुंचाई जाने लगती है। मगर यहाँ एक बड़ा फरेब छिपा होता है। जिस कंपनी को दवा बनाने की जिम्मेदारी दी गई होती है, वह असल में पेंकोर की ही निकलती है। इलाज देने के बजाय वे लोग ऐसा पदार्थ मिलाने वाले होते हैं जो सीरम को और ज्यादा खतरनाक बना दे। अच्छी बात यह होती है कि रिदवान पहले ही निजी लैब से दवा की जांच करवा चुका होता है। जैसे ही सच्चाई खुलती है, वह तुरंत अपने सहायक को टीकाकरण केंद्रों तक चेतावनी पहुंचाने के लिए भेजता है। साथ ही वह कहता है कि उस नकाबपोश हीरो की असली पहचान निकाली जाए। थोड़ी ही देर में संचिका की पहचान सामने आ जाती है। रिदवान उसे उसके काम की जगह पर फोन करता है और पेंकोर की पूरी योजना बता देता है। संचिका उसे रोकने का फैसला करता है, मगर तब तक पेंकोर खुद वहां आ चुका होता है। वह अपने लोगों के साथ अखबार के ऑफिस में घुसता है और सब लड़ने को तैयार खड़े होते हैं। संचिका बिना डरे उन्हें ललकार देता है। सबसे पहले वह मॉडल और शेफ से एक साथ भिड़ता है। पूरी ताकत लगाए बिना भी वह मॉडल को एक गड्ढे में गिरा देता है। तभी मूर्तिकार अपने औजार लेकर आता है और उसके साथ चित्रकार भी, जो अपने हाथों को हथियार की तरह चलाता है। अब लड़ाई और कठिन हो जाती है। फिर छात्रा भी शामिल होती है, जो अपने बैग को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इसके बाद लोहार 2 तलवारों के साथ वार करता है। संचिका दूरी बनाने की कोशिश करता है, मगर वह फिर चारों ओर से घिर जाता है।
तभी नर्तकी और नर्स भी वहां पहुंच जाती हैं। हर तरफ दुश्मन औरत का हुआ संचिका मुश्किल से खड़ा रह पाता है। इसी बीच वह देखता है कि वुलान, टेडी और अगुंग को पेंकोर के आदमी छत पर ले जा रहे हैं। संचिका तुरंत उनके पीछे दौड़ता है। छत पर पहुंचकर वह अपने दोस्तों को बंधा हुआ पाता है। संचिका पेंकोर से उन्हें छोड़ देने की विनती करता है। वह आसमान की बिजली को अपनी ओर खींचता है और पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब वह सारे दुश्मनों से एक साथ भिड़ता है और एक एक कर उन्हें हराने लगता है। जब सम्मोहन करने वाले की बारी आती है तो वह अपनी शक्ति से संचिका को बेहोश कर देता है। अपने ख्वाब में संचिका खुद को फिर बच्चा देखता है अपने माँ बाप के साथ। वे कहते हैं कि वे उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, मगर संचिका समझ लेता है कि यह बस भ्रम है और ठीक वक्त पर जाग जाता है। जागते ही वह लोहार का हमला रोक देता है। वह तलवार पकड़ता है और बिजली को बुलाता है, जो लोहार और सम्मोहन करने वाले दोनों को खत्म कर देती है। जब उसके अधिकतर साथी हार जाते हैं तो पेंकोर पीछे से संचिका पर वार करने की कोशिश करता है। तभी रिदवान वहां पहुंचता है और पेंकोर को गोली मार देता है। मरते हुए पेंकोर चित्रकार को भागने को कहता है और बोलता है कि उसकी सीरम वाली योजना जरूर कामयाब होगी। संचिका कहता है कि वह इसे रोक कर रहेगा। वह अपनी बाइक लेकर उस आदमी का पीछा करता है जो दवा लेकर जा रहा होता है, मगर ड्राइवर उसे गोली मार देता है और वह बाइक से नीचे गिर जाता है। तभी एक रहस्यमयी लड़की सामने आती है। वह अपने स्कार्फ के जरिए कार को पलट देती है। संचिका फिर उठता है और बिजली का बड़ा झटका छोड़ता है, जिससे दवा पूरी तरह मिट जाती है, कार में भी और टीकाकरण केंद्र में भी। मगर 3 महिलाओं को पहले ही इंजेक्शन लग चुका होता है। उनके बच्चे पेंकोर की योजना के हिसाब से पैदा होंगे। दूर एक म्यूजियम में गांडा और गजुल साथ खड़े होते हैं। गजुल एक छिपा हुआ राज खोलता है। दीवार के पीछे पुराने योद्धा का शरीर रखा होता है। वे दीवार तोड़ते हैं और सिर के बिना पड़ा शरीर देखते हैं, मगर गजुल के पास उसका सिर मौजूद होता है। संचिका के खून से वे उस योद्धा को दोबारा जिंदा कर देते हैं। वह जागकर पूछता है कि उसे किस लिए बुलाया गया। गजुल कहता है कि उसका पुराना दुश्मन लौट आया है, गरज का योद्धा, और वह कोई दूसरा नहीं बल्कि संचिका ही है। यहीं खुलता है कि संचिका के भीतर बिजली की शक्ति क्यों मौजूद है। वह पुराना योद्धा गजुल को हुक्म देता है कि वह सेना जमा करे। एक नई जंग शुरू होने वाली होती है। कुछ दिनों बाद संचिका एक नए सूट में छत पर खड़ा होता है, जिसे रिदवान कीमदद से तैयार किया गया होता है। वह अपने शहर की हिफाजत करने की कसम खाता है। उसे अभी यह मालूम नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला है। दूर कहीं वही रहस्यमयी लड़की उसे देख रही होती है। उसका नाम श्री असिह होता है। वह जानती है कि जल्द ही उसे संचिका के साथ मिलकर उस बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। और इसी दृश्य के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।